नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जिस दिन से जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस बने हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की रूपरेखा बदलती सी नजर आ रही है। पहले ही दिन जिस तरीके से फ्रंट फुट पर जस्टिस सूर्यकांत खेल रहे थे, तब से ही कह रहा हूं कि ये आने वाले 15-17 महीने जितने जो इनका कार्यकाल है, वो बहुत एक तरीके से रोचक हो सकता है। अब कितना लंबा चलेगा वो अलग बात है, लेकिन जो अब तक की परफॉर्मेंस है, अब तक का जो स्ट्राइक रेट है, उसने कई लोगों के जो समीकरण है वो बिगाड़ दिए। और इसमें जो सबसे बड़ा झटका या कहें सबसे बड़ा कोलेटरल डैमेज अगर कोई है, तो आज के समय में वो बंगाल की दीदी ममता बनर्जी दिखाई दे रही है। बंगाल चुनाव से पहले जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और दीदी के बीच में जो बवाल कटा हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो एंट्री हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने आकर दीदी को जो जवाब दिया, या कहें दीदी के जो हाथ बांध दिए हैं, या कहें जो दीदी के जितने भी एक्सक्यूजेस थे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, जिसके लिए दीदी लड़ रही हैं कि भैया ये तो अमित शाह करा रहा है, ये इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ है, ये फलम प्रधानमंत्री इसमें वोट कटवा रहा है। अब वो सारी की सारी उनकी चिंताएं, उनके सारे की सारी कंप्लेंट अब खत्म हो जाएंगी। अब ना सुप्रीम कोर्ट, ना अब इलेक्शन कमीशन कुछ कर पाएगा, ना अमित शाह कुछ कर पाएगा। ऐसी स्थिति कर दी है चीफ जस्टिस ने, और दीदी को अब ऐसा लग रहा है काटो तो खून ना निकले, ये स्थिति हो गई है दीदी के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये कह सकता हूं कि जब से भारत आजाद हुआ है, तब से कुछ जो ऐतिहासिक फैसले होंगे, उनमें से एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला ये फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। और यह फैसला यह भी दर्शाता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है, कि अब ना सरकार पे किसी को भरोसा है, ना अधिकारियों पे। देखिए, आम जनता को तो नहीं है, लेकिन होता है ना कि सिस्टम के हिसाब से चलना है। अब वो सिस्टम को भी भरोसा नहीं रहा है। और ममता बनर्जी को पता था, सेंटीमेंट कितने भी हाई हो, कुछ भी हो, जब तक चुनाव का बैलेट पेपर पर, मतलब ईवीएम पे बटन नहीं दबते, तब तक सिस्टम मेरे हाथ में है और मैं इसका जैसे बेजा चाहूं इस्तेमाल कर सकती हूं। लेकिन उस सिस्टम को ही अब हाथ से खींच लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठती है, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली। और वहां पर सुनवाई चल रही होती है। 2 बड़ी सुनवाई चल रही है पश्चिम बंगाल की। एक तो आईपैक वाला मुद्दा, जहां ममता बनर्जी घुस गई थी जाकर दफ्तर में, सब सबूत वबूत लेकर उनके डीजीपी साहब भाग गए थे। और दूसरा चल रहा है एसआईआर के लिए। अब जब ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, स्थिति ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ये कह रहा है कि भैया अगर ये एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, दंगा हो सकता है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ा कि अगर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ी तो डीजीपी को टांग दूंगा। शब्द एग्जैक्टली ये नहीं थे, लेकिन भावार्थ यही था। स्थिति यह हो गई है, आप ये बताइए, ये जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वहां की राज्य सरकार की है, और वो ये कह रहे हैं कि एक साधारण प्रक्रिया जो पहली बार नहीं हो रही देश में, अगर वो सही तरीके से प्रदेश में हो जाए तो दंगा हो जाएगा। आप ये समझिए, जो वो प्रदेश है वो किस थ्रेशोल्ड को पार कर चुका है अराजकता के, यानी किस हद तक गलत वोटर वहां पर है, गलत नागरिक वहां रह रहे हैं, कि भैया अगर देश में स्थापित मानकों के हिसाब से आप कोई प्रक्रिया करेंगे तो वहां पर दंगा हो जाएगा, बवाल कट जाएगा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी। और ये कह रहा है सरकारी वकील। यानी ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी किस हद तक इनकॉम्पिटेंट हो चुकी हैं अपनी उस राज्य मशीनरी को चलाने में, कि एक प्रक्रिया कराने में आप कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से मेनका गोरुस्वामी और कपिल सिब्बल दलील कर रहे थे। पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए यह कहा था राज्य सरकार को कि आप ग्रेड ए के अधिकारी प्रोवाइड कीजिए इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के खुद का कोई वर्कफोर्स नहीं होता, इलेक्शन कमीशन के पास खुद कोई स्टाफ नहीं होता, 100, 200, 500 होंगे मुश्किल से। और पूरे पश्चिम बंगाल में आपको ये एसआईआर की प्रक्रिया करनी है तो आप वो ग्रेड ए के अधिकारी दीजिए। 9 तारीख को यह बात कही गई
कि भैया हमें अधिकारी आपको सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कराने हैं। और इलेक्शन कमीशन इंतजार करता रहा, जब अगली सुनवाई 18 तारीख को थी, उससे ठीक एक दिन पहले जो राज्य सरकार है वो ग्रुप बी के जो अधिकारी होते हैं उनकी एक लिस्ट उन्हें थमा देती है। यानी कि इस दौरान कार्य सारा का सारा काम रुका रहा, अधिकारी नहीं है, काम कैसे होगा? और जब आप देते हैं तो ग्रुप बी के अधिकारी देते हैं जिनके पास वो अधिकार ही नहीं है। एसडीओ, एसडीएम, उस तरह के रैंक के आपने अधिकारी मांगे, लेकिन आपने दिए वो नीचे की खरपतवार, जिनके पास वो अधिकार ही नहीं है, वो ट्रेनिंग ही नहीं है, वो सिस्टम को नहीं समझते हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनसे काम कैसे कराए? अब जब ये बात लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें, सुप्रीम कोर्ट पूछता है भैया क्या प्रोग्रेस हो गया, हमें अधिकार ही नहीं दिए गए। एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि भैया आपने लिस्ट इतनी देर में क्यों दी, वो क्या हम वेट कर रहे थे कौन सा अधिकारी अच्छा है कौन सा नहीं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो 3 जजेस की बेंच ने कहा ऐसा है, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम रहने दो, अब हम करेंगे। एसआईआर अब सुप्रीम कोर्ट कराएगा। जो काम इलेक्शन कमीशन को ले और राज्य सरकार को मिलकर करना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह का ट्रस्ट डेफिसिट आप सबके बीच में है, इलेक्शन कमीशन को सरकार पे विश्वास नहीं है, सरकार को इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, ये अब हम कराएंगे। तो जो 3 जजेस की बेंच है उसने जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कोलकाता हाई कोर्ट के, उनको कहा है कि भैया अब आप देखो, एक बैठक लो चीफ सेक्रेटरी के साथ, डीएम, एसएसपी, चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त और जितने भी संबंधित अधिकारी है सबकी एक बैठक लो, कल ही लो, और वहां पर जितने भी आपके सिस्टम में जिला स्तरीय जितने भी जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है या फिर डिस्ट्रिक्ट जज है, जो भी सब कुछ है, जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं जो वर्किंग हैं, कार्यरत हैं या जो रिटायर्ड हैं, जितने आपको लेने हैं सब लो और सबकी चेक करो बाकायदा कि सही रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई सा भी ले लिया। उन सबको लो और अब आप एसआईआर की प्रक्रिया कराओ, उन्हें डिप्यूट करो। ये डीएम, एसएसपी, इन सब पे कोई भरोसा नहीं है। अब ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं ये काम करेंगे, ये देखेंगे एसआईआर की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। और जो ये डीएम, एसएसपी, ये जितने अधिकारी हैं ना, ये डीम्ड डेपुटेशन पर रहेंगे, यानी कि इनके अधीनस्थ रहेंगे। मान लीजिए एक जिला है, उसके अंदर वहां का डिस्ट्रिक्ट जज आपने बना दिया एसआईआर की प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए कि चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। वो देखेगा कि ये जो बीएलओ किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑब्जर्वर्स बनाए हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब वो देखेगा और उन्हें कौन रिपोर्ट करेगा, डीएम करेगा, एसडीएम करेगा, एसएसपी, जो भी अधिकारी लगे होंगे वो सब उन्हें बताएंगे आप, और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे रिपोर्ट उनसे मांग सकते हैं, उन्हें देनी पड़ेगी। और ये जिम्मेदारी अब वहां के एसएसपी की है, इस जिम्मेदारी अब राज्य के डीजीपी की है कि इन सब लोगों की सुरक्षा वो सुनिश्चित करें। क्योंकि बंगाल में बहुत लोग हैं जो काम करने से डर रहे होंगे। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भैया अब कहीं जाएंगे, मान लीजिए हम किसी बस्ती में चले गए, किसी मोहल्ले में चले गए, पता लगा वहां से पत्थरबाजी होने लगी, हमला होने लगा, तो ये जिम्मेदारी वहां के डीएम, एसएसपी की है कि आप सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये ममता बनर्जी के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि पहले जो अधिकारी या जो भी कोई लगा हुआ था, उन्हें तो ये डर था ना, मान लीजिए हमने बहुत ईमानदारी से कार्यक्रम कर दिया, एसआईआर की प्रक्रिया मैंने अपने इलाके में बिल्कुल ईमानदारी से कर दी, कल को ममता बनर्जी की सरकार आ गई और इस प्रक्रिया के दौरान उसके कुछ वोट कट गए, तो भैया वो तो आती मुझे टांग देगी, या तो मुझे कहीं ऐसा ट्रांसफर कर देगी, या मुझे चार्ज नहीं देगी, या जो भी कारण हो सकता है। सरकार के पास 1000 तरीके के होते हैं किसी भी अपने कर्मचारी को का इलाज करने के लिए, तो वो काम नहीं करेगा, या जैसा करना चाहिए वैसा करने की क्षमताएं उसकी हैम्पर हो जाएंगी। लेकिन जो ये जुडिशियल अधिकारी हैं, ये तो सरकार के दायरे से बहुत बाहर हैं और कुछ तो इसमें रिटायर हैं, तो भैया उन्हें तो कोई डर नहीं है सरकार से, ना सरकार से कुछ मिलने वाला है।
ना सरकार उनसे कुछ छीन रही है। और वैसे भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की तो ये रहती है, वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखने का प्रयास करता है, वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखने का प्रयास करता है। अब करो ममता बनर्जी, इन्हें तो डर नहीं है ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, किसी भी चीज का, क्योंकि बहुत मतलब किसी भी तरीके से हैरेसमेंट का, क्योंकि बहुत चीजें सरकार के हाथ में इनके परिप्रेक्ष्य में है ही नहीं। तो जब यहां से एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो आप समझिए चीजें किस हद तक पहुंच सकती है। और जो ममता बनर्जी का पूरा ये प्रयास था ना कि इस एसआईआर की प्रक्रिया को बहुत डिले कर दूं, 28 तारीख आ जाए, लिस्ट पब्लिश होने का समय आ जाए, आधी अधूरी तिहाई चौथाई जैसी भी हो लिस्ट पब्लिश हो जाए और काम निपटे और बस चुनाव में कूद पड़ूं। तो चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि जब तक एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से पूर्ण नहीं होगी, पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं होगा। तो अगर 28 तारीख को सही पब्लिश्ड लिस्ट नहीं आती है, सही तरीके से काम नहीं होता है, तो चुनाव भी टाले जा सकते हैं। तो ममता बनर्जी को समझ आ जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अब छोड़ने के मूड में नहीं है। उसने सुनिश्चित कर लिया है कि आप सुरक्षा भी देंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स को काम करना पड़ेगा। आप ये सोचिए इस देश का, उस प्रदेश का क्या दुर्भाग्य होगा कि उस प्रदेश के किसी एक व्यक्ति पर अब सुप्रीम कोर्ट को या सिस्टम को विश्वास ही नहीं रहा कि वहां काम कर सकते हैं। यह स्थिति कर दी है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने। स्थिति यह हो गई थी कि राज्यों में कर्मचारी नहीं मिल रहे थे इलेक्शन कमीशन को काम करने के लिए, तो बराबर के राज्यों से जाकर लोग जो कर्मचारी हैं वो लाने पड़े थे, वो काम कर रहे थे, वो लगाए हुए थे वहां पर। उसके बाद ममता बनर्जी रोने लगी, अरे वो तो बिहार से लिया है, अमित शाह का आदमी है, वो तो फला राज्य से लिया है, वो तो मोदी का आदमी है, वो वहां से लिया है, वो तो हेमंता का आदमी है। वो ये चलने लगा। अब बाद में ये कहा कि हाँ हम 8,505 बी ग्रेड के अधिकारी देंगे, मांगे ए ग्रेड के, दिया आपने बी ग्रेड के। और वो भी कब दिए? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वो भी कब दिए? जब बाहर से कर्मचारी लाने पड़े। और अब आपको ये जुडिशियल कर्मचारी लगाने पड़ रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप की इनकॉम्पिटेंसी थी, क्योंकि आप डिले कर रहे थे, क्योंकि आप ये सारा कार्यक्रम कर रहे थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भैया यहां पे ये लड़ाई झगड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है नहीं नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ जी, सब शांति से चल रहा है। सबके अपने अपने क्लेम है। तो राज्य सरकार को यह कहा गया कि आप अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए कि इसकी असली वो क्या स्थिति है, वायलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, कहां हुआ है, क्यों हुआ है, कितना हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या एक्शन होना चाहिए, सब कंप्लीट रिपोर्ट फाइल करो। तो जैसे ही ये सुना कपिल सिब्बल के जो चक्षु कानों में जब ये बातें पहुंची तो उसे लगा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा जज साहब मत करो, एसआईआर पे इतना आगे मत बढ़िए, एसआईआर पे ऐसे डेडलाइन मत सेट कीजिए, ये सब चीजें मत कीजिए, 28 तारीख तक फाइनल लिस्ट जारी करने की बात, वरना ना क्या होगा, दंगा हो जाएगा। जज साहब ने कहा 2-3 बार सुन चुका भाई साहब, बैठ जाओ। अब आप पे तो कुछ हो नहीं रहा, तो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। उसके अलावा एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करने को कहा गया है पर्सनल गारंटी पे, कि आप अपना पर्सनली डीजीपी को कहा है आप एक एफिडेविट फाइल करेंगे कि जो बीएलओ को जो धमकी मिल रही है, जो वायलेंस हो रही है, जो एसआईआर कर रहे ऑफिसर्स के साथ दिक्कत आ रही, बहुत सारी जो छोटी छोटी ये प्रॉब्लम चल रही है ना, इनके ऊपर आप अपना एफिडेविट फाइल कीजिए कि ये कैसे ठीक हो, क्यों हुआ, आगे क्या एक्शन प्लान है। और इन सब चीजों के बीच में वो जानकारियां भी सार्वजनिक होंगी जो बहुत सारे बीएलए कह रहे थे ना, बीएलओ माफ कीजिएगा, बार बार बीएलए कह रहा हूं, बीएलए पार्टी के होते हैं, बीएलओ जो सिस्टम में लगे हुए हैं, कि फला ने वहां आत्महत्या कर ली वर्क प्रेशर की वजह से, फला वहां वो मर गया, वो सब भी आएंगे इन रिपोर्ट्स के अंदर कि भैया उसका घर में झगड़ा चल रहा था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, कि उसे एसआईआर के रोज के 30, 35, 50, 100 नाम चढ़ाने पड़ रहे थे या 500 नाम चढ़ाने पड़ रहे थे इसलिए दिक्कत हो रही थी। अगले का
पे कर्जा था इसलिए आत्महत्या कर ली थी, कि भैया उसे रिपोर्ट फाइल करनी थी इसलिए आत्महत्या कर ली थी, ये सब भी आएंगी इन चीजों के अंदर। तो इस दौरान एसआईआर की इस प्रक्रिया के दौरान जितने भी झूठ बोले गए, जितने भी वायलेंस हुए, जितने भी इसको रोकने के, खराब करने के, सबोटाज करने के प्रयास किए गए, सब चीजें खुलकर सामने आएंगी। और ममता बनर्जी अब यह भी नहीं चिल्ला पाएंगी, अरे वो नोटी अमित शाह आ गया है, अमित शाह ने सारा काम करा दिया है, अमित शाह ने एसआईआर में गड़बड़ कर दी है। अमित शाह का तो हाथ ही नहीं है भैया जुडिशियल ऑफिसर्स के हाथ में। जुडिशियल ऑफिसर अमित शाह को तो रिपोर्ट ही नहीं करते, या उसको भी रिपोर्ट नहीं करते जो अमित शाह को रिपोर्ट करता है। वो तो उसको रिपोर्ट करते हैं जो किसी को भी रिपोर्ट नहीं करता है, चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता। यानी कि सब कुछ बहुत ही, अगर ऐसे ही चले तो इंडिपेंडेंटली हो रहा है। खैर, इसमें से कितनी चीज निकल कर आएंगी, किस तरीके से चीजें होंगी। और हां, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज पूछी इलेक्शन कमीशन से, भाई इतना सब कुछ चल रहा है इतने दिन से, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे तुम तो इंडिपेंडेंट बॉडी हो, तुम वहां बैठ के क्या लॉकी छीन रहे थे? तो इलेक्शन कमीशन का जवाब यह है कि भाई साहब ऐसा है, मामला है सब जुडिस, मामला है सुप्रीम कोर्ट में, हम कुछ ज्यादा जाकर अपनी पावर को एक्सरसाइज करते तो आप में से ही कोई खड़ा हो जाता सज्जन और कह देता, अरे जब मामला सब जुडिस है तुमने क्यों कर दिया? तो हमने तो सारा कुछ बांधा आपको दे दिया, अब आप देखो आप जानो। इसलिए मजबूर होना पड़ा जस्टिस सूर्यकांत को कोलकाता हाई कोर्ट को निर्देशित करने के लिए। और कोलकाता हाई कोर्ट और ममता बनर्जी के बीच के समीकरण कैसे हैं, आप वो मेरे पुराने एपिसोड से जाके देख लीजिए। कम से कम बहुत सहज तो नहीं है, सहज तो छोड़ दिए, कैसे भी नहीं है, बहुत ही 180 डिग्री का टर्न है दोनों में। खैर, यहां से अब और क्या क्या चीजें निकलेंगी, किस तरीके से जितने भी ये जुडिशियल ऑफिसर्स हैं ये काम कर रहे होंगे, और ममता बनर्जी क्या नया प्रपंच लेकर आएंगी। देखिए, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, ना मैं कोई भड़काने वाली बात है या कुछ भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मैटर से डाइवर्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए या कराई जाए, क्योंकि डेस्परेशन लेवल उस हद तक है। तो पश्चिम बंगाल में कोई अप्रिय घटना हो जाए तो मुझे अचंभा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। सिस्टम बहुत बड़ा है, वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को ढहने से रोकना चाहेगा, तो उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। खैर, इन चीजों पर जो भी डेवलपमेंट आएगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।